जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ अब्बास अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जनाब इस टाइम राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा, बल्कि अगर ये कह लीजिए ना कि हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है और उसकी ये कोशिश है कि मैं पाकिस्तान से मूव कर लूँ किसी भी कंट्री में। इवन वो कहते हैं जी हमें एंट्री दे दें, बस हम वहाँ पे जाके सेटलमेंट कर लेंगे। और एक बड़ी कमाल किस्म की टर्मिनोलॉजीज अभी चल रही है। वो टर्मिनोलॉजी ये है कि डन बेस वीज़ा। डन बेस वीज़ा जो मार्केट के अंदर है उसका मतलब ये है कि आपने किसी बंदे को 20 लाख 30 लाख 10 लाख दिया और उसके ऑल्टरनेट उसने आपको वो वीज़ा यानी कि उसने प्रोसेस किया और वीज़ा आ गया और उसने ये आपको एक श्योरिटी टाइप दी। उसने कहा कि जनाब ये 100% आपका वीज़ा आना है। और कुछ डन बेस को ये समझते हैं कि जनाब वो ज़ाहिर पैसे पेमेंट सारी बाद में होगी या पार्शल कुछ पेमेंट पहले होगी, बाकी वीज़ा आने के बाद होगी। इसको बोला जाता है डन बेस वीज़ा। ठीक है, कि आपका वीज़ा आना ही आना है मगर वो कॉस्ट टू मच चार्ज करते हैं, लाइक 30 लाख लाइक 40 लाख कि आप इतनी पेमेंट करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब ये जो डन बेस वीज़ा होता है ना सर, इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स इस तरह हैं कि एक तो ये कंसीडर किया जाता है कि आपका कोई वर्क वीज़ा है और दूसरा ये समझा जाता है कि आपको जस्ट एंट्री रिक्वायर्ड है। आपने सिर्फ कह लें कि चाहे विजिट वीज़ा के ऊपर जाना है और आपने जस्ट वहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, और वो सिर्फ एंट्री जो है वो आप ये समझ लें कि आपको इतने पैसों की वो एंट्री पड़नी है वहाँ पे। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर हम सिर्फ डन बेस बात करें ना, जो हमारे सबसे ज़्यादा यानी कि एक हवा चल रही है कि जनाब इस टाइम कनाडा 40 लाख दें चले जाएं, स्पेन 35 लाख दें चले जाएं, इस तरह की बातें हो रही हैं। सर मैं आज आपको समझाता हूँ कि डन बेस वीज़ा क्या चीज़ है और क्या फिर मेरी बात के बाद आपको फिर खुद से आपने डिसाइड करना है कि क्या आपको डन बेस वीज़े की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जो डन बेस वीज़ा आपके साथ बात कर रहा है और सर वो कर क्या रहा है, ठीक है, बेसिकली उसका एक्सपेंस क्या आ रहा है, आप चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं कि डन बेस वीज़ा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा है, उसने आके कहा कि जनाब मुझे वीज़ा रिक्वायर्ड है स्पेन का, यूरोपियन कंट्री में से स्पेन फ्रांस, ठीक है, स्पेन का वीज़ा रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट आपको या वो एजेंट आपको बता रहा है कि जनाब आपको ये वीज़ा मिल जाएगा और ये वीज़ा आपको मिलेगा 35 लाख रुपए में। आपने 7 लाख या 10 लाख पहले देना है, बाकी वीज़ा आने के ऊपर देना है। और वो 2-3 बातें आपसे कहेगा, ये गौर तलब बातें आपने ये जहन में बिठा लें। पहली बात, वो एजेंट साहब या कंसल्टेंट साहब ये फरमाएंगे कि जनाब आप ये समझें कि एम्बेसी के अंदर हमारे बंदे हैं और आपको 100% वीज़ा आना है। आपके वीज़े में 19-20 की भी रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन के चांसेस ही नहीं है, आपका वीज़ा आना है, नंबर 1। नंबर 2 सर, वो आपसे ये कहेंगे, आप जब उनसे पूछेंगे ना मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए या क्या चाहिए, सर वो कहेंगे आपने जो लास्ट बैलेंस शो करना है ना वो एक दिन डालें 10 लाख 15 लाख का 20 लाख का और अगले दिन विड्रॉ कर लें, हमें आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। यहाँ बैंक स्टेटमेंट भी हम खुद बना लेते हैं, उसके हम 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आपका बैंक स्टेटमेंट भी खुद बना लेंगे क्योंकि हमारा तो वहाँ पे बंदा है। जब हमारा वहाँ पे बंदा है, आपको वीज़ा डन बेस पे मिलना है, एम्बेसी के अंदर हमारी सेटिंग है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक वर्ड, एम्बेसी के अंदर हमारी सेटिंग है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल आना है, हमसे कागज लेने, जाके जमा करवाना है, 1-1.5 माह अपने माइंड में सोचना है कि आप यूरोप में बैठे हैं तो आपका वीज़ा आ जाना उतनी देर में, जितनी देर में आपने ये सारी इमेजिनेशन के मज़े लेने हैं उतनी देर में आपका वीज़ा आ जाना है। ठीक है सर, इसको कहा जाता है डन बेस। अब ये होता क्या है, क्या ऐसे करना चाहिए या ये कंसल्टेंट क्या करते हैं? सर एक चीज़ जहन में बिठा लें, आपको कोई बंदा अगर ये कहेगा ना कि जनाब डन बेस के ऊपर स्पेन का 10 लाख का 15 लाख का 20 लाख का किसी भी मुल्क का वीज़ा मैं दे रहा हूं और मेरी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, सर इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी बकवास कोई नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। वो एम्बेसी है, वो कोई शेखुपुरे की कोई दुकान है कि जहां पे मेरी सेटिंग हो गई है या जहां पे एजेंट ने अपनी सेटिंग कर ली, खुदा का नाम ले अल्लाह के बंदो। और वो मासूम लोग जो सामने बैठ के इस चीज़ को मान रहे होते हैं, मैं मासूम वैसे कह रहा हूँ, वैसे तो वो कुछ और ही हैं,
कि जो उस बात को मान रहे होते हैं कि जनाब हाँ जी आपकी तो सेटिंग है, बस वीज़ा हमारा आया, जाके रिलेटिव्स ने बताया मैंने तो पैसे दे दिए, बस वीज़ा आने वाला है। पॉसिबल ही नहीं है सर, सोचें भी ना कि आपका वीज़ा आएगा। ठीक है, एम्बेसी के अंदर कोई सेटिंग नहीं हो सकती। दूसरा, जो उन्होंने आपको कहा कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं आपकी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हम वो सारी खुद वो बना लेंगे, वो लेटर साथ लगाएंगे, फलां हमारा बंदा स्पेन बैठा है, वो ऐसे है, वो ऐसे कर देंगे। सर कुछ भी नहीं, सब बकवास। ना तो उनकी एम्बेसी के अंदर सेटिंग है, ना वो किसी भी तरह से जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं बना सकते। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना है सर? अब ये इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है, उन्होंने करना क्या है। अब वहां से आपने सोचना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप खुद देख लें। सर उन्होंने आपका वीज़ा अप्लाई करना है, एक आम स्टैंडर्ड वीज़ा, ठीक है, जिसके अंदर आप ये समझ लें कि उनकी कोई भी वहां पे वो हेलो आए या कुछ इस तरह का नहीं है। सर उन्होंने एक स्टैंडर्ड वीज़ा आपका अप्लाई किया। स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के बाद सर उन्होंने वो फाइल भी आपकी स्टैंडर्ड बनाई है, जैसे आम लोगों की बन रही है। वही उन्होंने होटल बुकिंग लगाई, वही आपकी ट्रैवल प्लान बनाया। बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं थी, उन्होंने फेक लगा दी। बैन होना तो भाई आपको होना है, एजेंट को थोड़ी में होना है। ठीक है, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसके रिजल्ट में बैन हो गया, आपको बैन नहीं भी हुआ, वीज़ा रिजेक्शन हो गई है, तो भाईजान टाइम का नुकसान, आपके पैसों का वो जो यूज कर रहे हैं, वो सारा नुकसान तो आपका हो रहा है ना, उसमें एजेंट का क्या जाना है। ठीक है सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो आपकी स्टैंडर्ड फाइल बनाएंगे, स्टैंडर्ड फाइल बना के वीज़ा सबमिट करा देंगे एम्बेसी में, आपको भेजेंगे जाके बायोमेट्रिक करा दें। सर वो वेट करेंगे आपका, वो वेट करेंगे एम्बेसी का कि एम्बेसी में क्या रिप्लाई करती है। वो इस चांस के ऊपर खेलेंगे कि शायद एम्बेसी अगर वीज़ा दे दे, हमारा तो 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए जितना भी हमारा तो सीधा हो गया। ठीक है, हम तो और ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाएंगे, देखें जी हमने वीज़ा विन किया, डन बेस के ऊपर वीज़ा। और फिर आप माशाल्लाह होंगे, जो आपको वीज़ा मिला होगा, आप पूरे जहान में बताएंगे कि मुझे फलां फलां साहब ने डन बेस के ऊपर इतने का वीज़ा दिया है। उस बंदे की मार्केटिंग चेक करें फिर कहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, या मीनवाइल जब आपने केस सबमिट करवाया होगा, तब भी आप जय जयकार उसकी करेंगे, यार मैंने ना फलां हैं वो बंदे, फलां वो लिबर्टी बैठे हैं, फलां बैठे हैं, फलां बैठे हैं, यार मैंने उनको केस दिया, वो कह रहे हैं मसला ही को नहीं है, ऐसे वीज़ा आ जाना। मार्केटिंग तो सर उनकी हो रही है ना, उनके पास और लोग आएंगे, इसी तरह और मासूम लोग फंसेंगे। सर वीज़ा नहीं ऐसे आता, वो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया, जो भी लगाया, उनको इतना बॉदर नहीं है इस चीज़ से। उन्होंने वो लगाया, वीज़ा आ गया, वो कहेंगे नहीं जी नहीं वीज़ा आएगा, तो वो कहेंगे यार वो बस ना प्रॉब्लम हो गई थी, हमें ना थोड़े दिन पहले पता लग गया था कि हमारी फाइलें ना किसी और ऑफिसर के पास चली गई हैं, उस ऑफिसर ने बस मसला क्रिएट कर दिया, हालांकि पैसे हमारे पहुंचे हुए थे, पैसे उनके पास थे, लेकिन उसने हम पैसों की निगोशिएशन का मसला खड़ा कर दिया, या जिस बंदे को पैसे दिए थे यार उसने थोड़ा लेट कर दिया, डिसीजन पहले हो गया। या वो कहेंगे कि जनाब ऐसे हुआ कि हमने सारा हमारा प्लान था, लेकिन एंड टाइम पे एम्बेसडर छुट्टियों पे चला गया, या वो बंदा छुट्टियों पे चला गया जिसने आपकी फाइल टेकअप करनी थी। सर जी दुनिया जहान के झूठ वो बोलेंगे, दुनिया जहान के झूठ वो बोलेंगे आपके इस फाइल के पीछे में। और क्या होगा, आपकी रिजेक्शन आ जाएगी। जब रिजेक्शन आएगी तो फिर क्या होगा, फिर एक नया एक और लॉलीपॉप उन्होंने रेडी किया हुआ है ना। फिर यहाँ तक ही तो नहीं ना, अब आपने उनको 10 लाख रुपए जो एडवांस दिए है या 7 लाख रुपए जितना भी एडवांस दिया है, तो ये थोड़ी है कि वो अब आपको फौरी में दे देंगे। आपको एक नया लॉलीपॉप मिलेगा, वो ये मिलेगा, वो कहेंगे कि यार ये जो आपका वीज़ा है ना, रिजेक्शन हो गई है, आप परेशान ना हो, हम इसका रिव्यू करते हैं। और जो हम इसका रिव्यू करेंगे ना, रिव्यू में हमारा वहाँ पे बैरिस्टर बैठा है, सोलिसिटर बैठा है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है मेरी जान, ऐसे वीज़ा आ जाना है, क्योंकि रिव्यू में पिछले हफ्ते हमने एक विन किया। सर दिस इज अ स्टाइल कि जो इनोसेंट बेचारे लोग होते हैं, या जो बेचारे लोग यहाँ से डिप्रेस हुए होते हैं, उनको होप दिखाते हैं ना वो। ठीक है, तो जनाब हमने वो सिर्फ उसको बताना है, तुम्हारी फाइल भेजनी है उसे, उसने रिव्यू फाइल करना है, बैरिस्टर हमारा अपना है, उधर सेटिंग है, इन्हीं पैसों में आपसे पैसे भी नहीं ज़्यादा लेंगे। देखिए मैं कितना ईमानदार हूँ, आपसे पैसे भी ज़्यादा नहीं लेंगे, और जनाब आपको इंशाल्लाह वीज़ा हो जाएगा आपका। तो मेरा ख्याल है कि आप वेट कर लें। अच्छा जी, 3 महीने पहले लगे जब आपने स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई किया विजिट का, फिर अब 3 से 6 माह रिव्यू में लगेंगे, 9-10 महीने हो गए, आपकी पेमेंट वो बंदा यूज़ कर रहा है। सर पेमेंट को यूज़ करके वो क्या बेनिफिट ले लेगा, जितना भी ले लेगा, लेकिन जो आपका 1 साल वेस्ट हुआ है, क्या वो तकलीफ दे नहीं है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है?
जो एंड पे कंसल्टेंट डीलर से मुंह करके कहता है वो हमारा वो ये हो गया वो हो गया। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो डन बेस के ऊपर विजिट वीज़ा और एंट्री है ना सर, नहीं होती, 99.9% नहीं होती। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का लगा रहे होते हैं। वो तुक्का लग जाए तो वो उनकी जय जयकार के मैंने जनाब डन बेस पे आपका काम कर दिया। सर वो तुक्का नहीं लगता। ठीक है, हाँ प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, स्पॉन्सरशिप हो, या आपका प्रॉपर बिजनेस हो, प्रॉपर आपकी इनकम हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपके टाइज बहुत अच्छे हो, और जब आपका इतना सब कुछ अच्छा होगा फिर आप डन बेस की बात ही खैर क्यों करेंगे? फिर तो आप ज़ाहिर आप खुद भी अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिल जाना। तो लिहाजा मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि जहाँ पे भी आपको ये फील हो कि आपको ये बंदा ये बाग सब्ज़ बाग दिखा रहा है कि जनाब डन बेस है, ये है वो है, आपने जाके रेस्ट करें, पैसे निकलवा लें, बैंक स्टेटमेंट ख़त्म कर दें, खाली कर दें, आपका तो वीज़ा आना है, हमारी तो उधर सेटिंग हो गई है। सर जी सेटिंग कोई नहीं हुई, वो आपकी सेटिंग हो जानी है, आपके टाइम की सेटिंग हो जानी है, आपके फ्यूचर की सेटिंग हो जानी है। तो प्लीज़ आप एक चीज़ ज़हन में बिठा लें कि इस तरह कोई भी वीज़ा नहीं होता। ठीक है, और ना ही इस तरह वीज़ा को विन किया जा सकता है। इस तरह के जो नौसरबाज टाइप जो कंसल्टेंट हैं, जो एजेंट्स हैं, उनसे बचें, खुद भी बचें। अब देखें वो जो आपने आपकी फाइल उसने स्टैंडर्ड फाइल बना के जो अप्लाई की ना सर, उसके ऊपर एक्सपेंस पता है उसका कितना आया? 20 से 25,000, 30,000, 50,000 कर लें, 50,000 एक्सपेंस आया। और जनाब उसने क्या किया, वो जो डन बेस का आपको सुनाया सारा राम रोला, 50,000 रुपये लगा के उसने 35 लाख रुपए का उसने जैक लग जाना है उसका प्रॉफिट का, अगर आपका वीजा लग जाता है। जो कि पहली बात है नहीं लगेगा, लेकिन अगर लग जाता है तो क्या होगा? 35 लाख रुपए उसको बच गया आपके 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे, और जो 50,000 रुपए लग रहे हैं ना सर, वो भी आप पे जाना है। ये आप ज़हन में बिठाएं। ये नहीं है कि वो कंसल्टेंट दे रहा होगा आपको वापस आपकी एम्बेसी फीस, ये वो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा केयरफुल रहें। जहां पे भी कोई बंदा आपको डन बेस कहे, आप ये फर्स्टली आपके जहन में आना चाहिए, ये कोई एजेंट और 2 नंबर टाइप बंदा है। ठीक है, डन बेस कौन से वीज़ा होते हैं? वर्क वीज़ा होते हैं। वो किस तरह के होते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली डिफाइन कर दूंगा, ताकि आपको पता लगे, वो समझ आ रही होती है ना कि भाई जब आपके सारे पॉइंट्स पूरे हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं, आप सारे जेन्युइन हैं, जिस वर्क पे जा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड है, तो वो डन ही हुआ ना। उसमें कंसल्टेंट की क्या रॉकेट साइंस है जी? उसमें कंसल्टेंट ने क्या जोर लगा लिया? भाई सारा कुछ तो आपका ओरिजिनल और सही है, तो वो तो मिल ही जाना ना वीज़ा। ठीक है, तो लिहाजा प्लीज़ इस तरह के जो आजकल चल रहे हैं ना सारे, उनसे अवॉइड करें और अपने भी पैसे बचाएं, अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपना टाइम बचाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपसे गुजारिशात की हैं वो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी रहनुमाई के लिए आपको कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।